अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको कहते हैं खुश आमदीद। एक नई सुबह है, नई सोच है और कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं रिदा फातिमा। आज गज़ल अशरफ हैं तो इनका इंट्रोडक्शन मैं खुद ही करवाता चलूँ कि हमारी बड़ी होनहार किस्म की ये एंकर हैं जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज मॉर्निंग शो की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो रिदा के कंधों में हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गज़ल की गैर मौजूदगी में आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा और पॉजिटिविटी से भरपूर हो, पॉजिटिव लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हों। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आगे बढ़ते हुए मैं चाहता हूं कि आज रिदा हमारे साथ मौजूद है। तो पहली स्टोरी रिदा आप ही सबको बताइए कि क्या कुछ हुआ है शहर इक़्तिदार पंजाब के लाहौर में। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास की जो बदनज़मी का शिकार रहा। अच्छा हसनैन, कुछ रोज़ पहले भी आपको पता है कि सारे मामला चलते रहे थे जिस पे पंजाब असम्बली की 26 अरकान को मुअत्तल किया गया था, फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन कल फिर एक प्रॉपर सीन हो गया और इसकी वीडियो कल से मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, काफ़ी वायरल हो रही है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई हुई। हुकूमती रुकन हसन रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल पड़े और अपोजिशन के अरकान ने हुकूमती अरकान को थप्पड़ रसीद कर दिया। और हसनैन, आपको पता है कि ये जो जिन्होंने थप्पड़ रसीद किया, इन साहब का नाम भी इन मुअत्तल अरकान में शामिल था। दैट्स वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब असम्बली में इस तरह के काम हो रहे हैं। और कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चर्चा की बात की जाए तो उन्होंने अरकान असम्बली की हाथापाई के बायस इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया और हुकूमती रुकन असम्बली हसन रियाज और अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार के माबेन अचानक हाथापाई के एक दूसरे पर आवाज़ कसने पर हुई और सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक भी हाथापाई में कूद पड़े और कायम मकाम स्पीकर ने हसन रियाज और ज़ीशान रफ़ीक को बार बार मना किया। बिल्कुल, वो इदारे जो लेजिस्लेशन के लिए बनाए गए हैं वहाँ पे जिनको हमारे अवाम जो है वो उनको मुंतखब करके अवाम में लेकर आती है, अगर वहीं पे इस किस्म का माहौल बनेगा तो अवाम के हुकूक की बात कौन करेगा। अरकान असम्बली ने एक दूसरे को थप्पड़ रसीद कर दिए। बाद अज़ां अपोजिशन और दीगर हुकूमती अरकान ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, यानी कि ऐवान थप्पड़ों थप्पड़ी हो गया अगर हम ये कहें तो। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जी। आप ऐवान तक पहुँचते हैं, आप अवाम के नुमाइंदे होते हैं और आपने अवाम को रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके आप इस तरह की थप्पड़ों की बारिश करेंगे आप जैसे मोतबर लोग, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट होगा और इस तरह के वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ख़वातीन वज़ारत, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथे टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी मद्दाह को पाकिस्तान टीम की शर्ट पहनने पर स्टेडियम से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी मद्दाह फारूक नज़र को सिक्योरिटी अमले की जानिब से अपनी कमीज़ ढांपने पर ग्राउंड से निकलने की हिदायत की गई, जिस पर उन्होंने स्टेडियम छोड़ने को तरजीह दी। वाक़े की वीडियो फारूक ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें ग्राउंड स्टाफ और पुलिस एहलकार उन्हें शर्ट छुपाने का कहते नजर आए। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान और इंडिया पूरे एशिया में अगर देखें क्रिकेटिंग नेशन है और क्रिकेट जो है उसमें एक इंक्लूसिव कल्चर होना चाहिए और वहाँ पे अगर इस किस्म के काम होंगे इंतहाई अफसोसनाक और हैरान कुन भी है इन सेंस ये। अच्छा, फारूक ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके पास मुकम्मल टिकट है और किसी मैदान ने उनके लिबास पर एतराज़ नहीं किया, तो फिर ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाक़ई की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतज़ामिया को शिकायत कर दी है। बिल्कुल ऐसी है और इसकी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सार्फिन ने शदीद मजम्मत भी की है और इसको एक गैर पेशा वाराना और गैर जानिबदार क्रिकेट माहौल के खिलाफ करार दिया। और कुछ सार्फिन ने तो लाहौर में खेले के मैचेस की तस्वीर भी शेयर की जिसमें इंडियन खिलाड़ियों के नाम वाली शर्ट्स पाकिस्तानी मद्दाहों ने पहनी हुई। वेरी अनफॉर्चुनेट। हसनैन, अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर का ये वाक़या एक उस्ताद डॉक्टर तैयब चौधरी जिनका नाम है, एक तालिब इल्म को सिर्फ लैपटॉप ना लाने पर ना सिर्फ डांटा बल्कि उनके अहले खाना की तौहीन भी की। ये वाक़या 19 जून को पेश आया है और इसे एक तालिब इल्म ने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। उस्ताद ने मुबैना तौर पर तालिब इल्म को मजबूर किया कि वो लेक्चर के दौरान अपने बड़े भाई को फ़ोन करे और इसे लैपटॉप का इंतज़ाम करने का कहे। अपनी हमजमात की तस्लील के बाद कई तलबा ने एज यूजुअल, ज़ाहिर उनका क्लास फेलो था तो उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, फैकल्टी मेंबरान से बातचीत की और शोबे के सरबराह से भी रुजू किया ताकि उस्ताद के इस रवैये की इत्तला दें। ताहम उनकी शिकायत को मुबैना तौर पर बहानों से टाल दिया गया। माफ़ी मांगने के बजाय जो प्रोफेसर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी क्लास के साथ ना उनके नंबर्स ही कम लगाना शुरू कर दिए। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ना कि आप वो क्या कहते होते कि जब आपने माफ़ी मांगनी है उस वक्त आपका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं तो आप सबके जो है वो नंबर भी काटूंगा। और कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया
और उनका कहना है कि उस्ताद माजी में भी इस तरह का नामुनासिब रवैया दिखा चुके हैं। इम्पोर्टेंट एक बात ये है कि हम अक्सर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं और हमें ये लगता है कि अगर ये वाकया एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का होता तो कबूल करना आसान था, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम ये सोचते हैं कि हम इतने पैसे भरते हैं, वहाँ पर तो इस किस्म की चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन वहाँ से इस किस्म की बात करना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। और प्राइवेट में तो मेरा ख्याल है कि रिदा हम सब भी प्राइवेट में कहीं ना कहीं पे पढ़े। प्राइवेट के हालात भी पाकिस्तान में कोई इतने अच्छे नहीं है कि हम कह सकें कि बड़ी रोल मॉडल है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हर तरह की जगहों पे आपको एक ही तरह का बिहेवियर नजर आएगा, चाहे वो पंजाब असम्बली हो या फिर कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी हो। अब दिन वजात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मीटा के हवाले से उन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो महज ख्यालात या फिर हाथों के इशारों से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेगी। कंपनी की जानिब से एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि रिस्ट बैंड जैसी इस ब्लूटूथ डिवाइस से सार्फिन किसी कंप्यूटर को छुए बगैर महज हाथों के इशारों से कंट्रोल कर सकेंगे। इससे सार्फिन मुख्तलिफ काम जैसे कि सर को हरकत देने में मदद मिलेगी उनको, जबकि हवा में लिखे जाने वाले अल्फाज भी बराह रास्त कंप्यूटर में टाइप हो जाएंगे। ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चाइल्डहुड फैंटेसी है। आप ये करते थे कि हम ऐसे हवा में कुछ लफ्ज़ वगैरह लिखते थे? मैं तो ये बहुत ज़्यादा करती थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस टेक्निकलिटी से जो चाइल्डहुड फैंटेसी है ना वो पूरी होने वाली है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मेटा ने बताया कि ये डिवाइस जो सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी है उससे तैयार होगा और ये उसका तरीकाकार होगा जो मसल्स की बरकी सरगर्मियों को ट्रैक करता है। और ब्लॉग पोस्ट ने मजीद बताया कि हमारा मानना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंसानों और कंप्यूटर्स के दरमियान ताल्लुक में नए इनकलाब की एक कुंजी साबित होने वाली है। और मुहक्किकीन के मुताबिक ये पेशरफ्त मिशन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बदौलत मुकम्मल हुई और ये डिवाइस उन अफराद के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आसान बना देगी जो कि स्पेशल पर्सन होते हैं और माजूर अफराद भी अब कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। इसने एक ऐसा वाकया जो जदीद न्यूरोसाइंस की दुनिया में संगे मील बन चुका है। 1988 की बात है। एक शख्स शदीद ज़हनी असियत में मुब्तला था और वो क्या था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD आपने नाम सुना होगा, जो हमें शायद उसकी इतनी फॉर्म्स नहीं पता लेकिन ये भी उसकी एक फॉर्म है। इंतहाई ख़तरनाक मरहले से वो इंसान गुजर रहा था। इलाज के कई तरीके भी आजमा चुका था लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। मुसलसल बेचैनी, बार बार सोचों का आना और एक जैसे काम दोहराना उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना चुके थे। बिलाखिर उसने इंतहाई कदम उठाया, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। उसने खुद को सर में गोली मार दी लेकिन मौजज़ा देखें, जिंदा बच गया वो। जब डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया तो हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि गोली उसके दिमाग के मखसूस हिस्से में लगी है जो कि जिसको लेफ्ट फ्रंट बेसल गैंग्लिया कहती हैं, उसको नुकसान पहुंचा है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? इट्स सच ब्लेसिंग इन डिस्कस कि उसकी OCD ख़त्म हो गई। ये वो कहते होते कि जब कभी कभार आप किसी चीज़ से जान छुड़ा रहे हो तो आपकी उससे जान नहीं छूटती बल्कि वो आपके लिए मिरेकल साबित होता है। और इस हिस्से के हवाले से जब डॉक्टर्स ने मालूम किया तो ये हिस्सा बेसिकली OCD के साथ जुड़ा हुआ था और सब ये हैरान कुन उनके लिए बात थी कि उस शख्स की तमाम जो बाकी ज़हनी सलाहियतें हैं वो महफूज रही लेकिन OCD की तमाम अलामात गायब हो चुकी थी। इसी रिसर्च की बुनियाद पे बाद में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसे जदीद इलाज सामने आए जो आज हज़ारों जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं। और उसी जगह पे जहाँ पे उसने खुदकुशी की थी वहाँ पे ये OCD की आप जो है ना डॉक्टर्स ढूंढते हैं जगह और वहीं पे जाके उसको क्योर करते हैं। सो डैट इज़ वेरी क्या कहते होते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए एक ऐसा वाक़या है जो कि आपके साथ शेयर करना है और ये वाक़या एक दिल दहला देने वाला। एक और वाक़या सामने आया जहाँ पे पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में चाइना पोर्ट के इलाके से लड़के और लड़की की गोलियां लगी लाशें बरामद हुई। चाइना पोर्ट से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई है। पुलिस का कहना है कि साजिद मसीह और सना ने पसंद की शादी की थी। लड़के और लड़की का ताल्लुक गुजरांवाला से था। लाशों पर गोलियां लगने के निशानात मौजूद हैं। मौके से 9mm के 2 खोल भी बरामद हुए और कबलजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG जनूबी सैयद असद रजा ने कहा कि क्राइम सीन से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मकतूलेन की जो शनाख्त और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ उनके पोस्टमार्टम के बाद कत्ल के हवाले से मालूमात मिल सकेंगी। और पुलिस हुकाम ने वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी और इब्तदाई तफ्तीश और लाशों के पोस्टमार्टम के बाद हक़ाइक़ मालूम हो सकेंगे। हसनैन, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे नहीं समझ आती कि एज अ सोसाइटी हम लोग कहाँ खड़े हैं। मुसलसल ये तीसरा चौथा वाक़या है।
बलूचिस्तान वाक़े के बाद जिसको इतनी बिल्कुल। हाइप मिली, उसके बाद पिंडी से इस किस्म का वाक़या हमने सुना और अब कराची जैसे बड़े शहर में इस किस्म का वाक़या आना बहुत ही अफसोसनाक है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। आपको बताएं, रिश्वत कबूल ना करने वाले रूसी एहलकारों में रिश्वत जितनी रकूम के बराबर इनामात तकसीम। रूस के इलाके रोस्तोव में पुलिस डायरेक्टोरेट ने एक नई एंटी करप्शन पॉलिसी शुरू की है, जिसके तहत जिस पुलिस एहलकार ने रिश्वत ना ली और उसे रिपोर्ट किया, उसे इस पेश करदा रकम की मुकम्मल मिकदार बतौर इनाम दे दी जाती है। रोस्तोव के पुलिस चीफ ने वजाहत की है कि ये इकदाम दयानतदारी के फ़रोग और पज़राई में किया जा रहा है और एहलकारों को बिल्कुल ही रकम दी जाती है जो रिश्वत देने वाला पेश करता है। सिर्फ 2 महीनों में तकरीबन 25 रिश्वत लेने और देने की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है, जबकि 2025 की पहली छमाही में 767 करप्शन से मुतल्लिक वाक़यात सामने आए हैं और 260 रिश्वत की कोशिशें पकड़ी गई हैं, जिनमें से 135 केसेस पुलिस ने खुद रिपोर्ट किए। बिल्कुल ऐसी है। और रिदा, ये बड़ा एक ज़बरदस्त इक़दाम है रिस्टो पुलिस की जानिब से, और एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने तकरीबन 30,000 रुबेल यानी कि $384 का इनाम भी वसूल किया, जो उसने रिश्वत लेने से इनकार करने पर हासिल किया था। और इस तरह के इकदाम पाकिस्तान में भी होने चाहिए। स्पेशली वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान में मॉडल काम कर सकता है? पाकिस्तान में काम कर सकता है ना। उधर से आपने आवाम से लेनी है तो वो आवाम से अपना लें, कानून को इम्प्लीमेंट कर दें, गवर्नमेंट से ले लें। बिल्कुल। लेकिन फिर गवर्नमेंट टैक्सेस आवाम पे लगाएगी, सो नुकसान आवाम का ही होगा। ख़वातीन वज़ात, हमारी सोशल स्टोरीज का सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सुबह की सोच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हसनैन, अब हम बात करेंगे पाक भारत जंग के हवाले से। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है, हमलावर भारतीय हैं। कांग्रेसी रहनुमा पी के चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की है? हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान मुलव्वस है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए? पहलगाम हमले में मुलव्वस अफराद की ना तो शनाख्त सामने लाई गई और ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। जी, तो हमारे साथ इसी मामले में बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहला सवाल आपसे सिंपल यही है कि भारत के अब साबिक वज़ीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक भारत से था, ना कि पाकिस्तान से था। ये कितना बड़ा दचका है उनको, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया तो उनको थू थू कर रही है और ऑलरेडी उनकी दुनिया में कोई पजीराई नहीं हो रही। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, जो नैरेटिव बीजेपी और मोदी सरकार ने सेट किया था वो जमीन बोस हो चुका है। और जिस तरीके से पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी है, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, सो उनका बड़ा नाम है विद इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो देयर फॉर वो तमाम जो नैरेटिव था वो उन्होंने समझ लिया, उसको चीर फाड़ के रख दिया है। और वो देखें कि जो पाकिस्तान को एक क्लीन चिट अभी इंडिया के अंदर से भी आ रही है कि जो कुछ हुआ इट वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। और इसके डिजाइन जो थे वो बीजेपी के गिरते हुए साख और जिसके मोदी की जो साख भी गिर रही थी, फिर आगे इलेक्शंस बिहार के थे, फिर वेस्ट बंगाल में भी आने थे। तो वो इन हालात का जायजा लेके उन्होंने कहा था इसको करते हैं। और फिर उन्होंने कहा था पाकिस्तान में हालात भी ठीक नहीं है, इकानमी भी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल डिवाइड है, लोग फौज के खिलाफ हैं, ऐसा माहौल है, तो इट इज द बेस्ट टाइम कि हमें स्ट्राइक करने से। बट सारा कुछ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो वो भी फेल हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनका जो नैरेटिव था उसको बाई नहीं किया। और आज पाकिस्तान देखें, जब इस मार्के हक में बुनियाद महसूस के बाद पाकिस्तान की रेलेवेंस इंटरनेशनली एस्टेब्लिश हो चुकी है। पाकिस्तान हैज बिकम नेक्स्ट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन द साउथ एशियन रीजन में। और देखें कि पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हैज रिजन अप। और लोग अब देखें जिस तरीके से विजिट्स आ रहे हैं, जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमने विजिट देखा, वो अमेरिका गए हैं, ट्रंप से मिले हैं, फिर वो चाइना गए हैं, फिर CDSS की कॉन्फ्रेंस यहाँ पाकिस्तान में हुई। तो साइमल्टेनियसली जब फील्ड मार्शल आसिम चाइना में थे, आपके फॉरेन मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स में थे, सो एक बैलेंसिंग भी हम साथ साथ कर रहे हैं, एतमाद साजी भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे उसमें
एपिसोड में इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स हुई है, कल जो लोकसभा या राज्यसभा का जॉइंट सेशन था, उसमें जो सवाल हुए हैं, उनके लिए जवाब हुकूमती मिनिस्टर्स के पास कोई नहीं था। जब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर से पूछा कि आप बताएं कि ये कितने जहाज गिरे, उन्होंने कहा भाई ये ऐसे सवाल जो आपके नेशनल सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। सो उधर भी वो बता नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि लॉसेस हुए हैं, और हुए हैं बहुत ज्यादा हुए। देख लॉसेस में सुबह हम 6 जहाजों की बात कर रहे हैं, एलओसी पे जो इनके साथ हुआ था, एलओसी पे मैसिव कैजुअलिटीज इनकी हुई थी। और आपको याद हो वहां पे व्हाइट फ्लैग्स लहराए गए थे, और दे आस्क्ड फॉर द मर्सी इंडियन सिक्योरिटी ट्रूप्स थे। और 26 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हमने स्ट्राइक्स किए थे, तो वहां पे जो डैमेज हुआ है, S-400 और बहुत सारे कुछ थे। सो देखें, इन नेट शेल पाकिस्तान एक विक्टोरियस मुल्क के तौर पे यहाँ पे उभर आया है, अपने रेलेवेंस एस्टेब्लिश किया है। इंडिया की जो एक मिथ थी, द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, दैट हैज गॉन डाउन। हम्म, ठीक ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, भारत मुसलसल पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ मौजूद हैं, लेकिन अब जो बयान आया इसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि हमला करने वाले दरअसल भारतीय थे और उन्होंने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। आपको क्या लगता है कि अब भारत के अंदर दहशतगर्दी की तरबियत के मराकज़ की मौजूदगी पर भी सवालात उठने चाहिए? जी हाँ, देखें इसमें तो दो चीजें हैं। एक तो देखें कि अब पिछले साल में जब अफगानिस्तान में जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो उस दौरान में अफगानिस्तान में 66 कैंप्स ईरान ने बनवाए थे एनडीएस की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ, और 21 दहशतगर्द कैंप्स मौजूद थे राजस्थान में, जो अभी भी इंटैक्ट है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ वो यूज कर रहे थे। दैट इज वन थिंग। सेकंड, ये देखें कि इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, स्टेज इनकाउंटर्स की, स्टेज रिकवरीज की, और इसके अलावा जो है प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन। EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने इनको एक्सपोज किया। एस्पिनाज में ये पकड़े गए हैं कतर में। फिर इस पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, जिस तरह कैंप्स की आपने बात की है, और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन देखे दुनिया भर में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अब देखें कि आपने देखा होगा कल ऑपरेशन महादेव लॉन्च हुआ है, और वो भी क्या है कि वो भी एक ड्रामा है, बॉलीवुड फिल्मों में जो कहानी होती है। क्योंकि कल जिस तरह जॉइंट सेशन हो रहा था असेंबली का, तो उस पे एक जवाब देने के लिए देखें हम ऑपरेशन कर रहे हैं और ये हमारी अचीवमेंट है। और वो जो 3 लोग थे वो भी कस्टडी में थे, और वहीं से लाके उनको मार दिया और कहा कि ये देखें ऑपरेशन महादेव की पहले ये किस्त है। अभी आप देखें कल ये इस तरह भी उसमें पकड़े गए हैं कि डेड बॉडी के साथ एक गन दिखाई गई है, तो उसमें आप देखें कि इंपॉर्टेंट चीज थी कि मजल जो था वेपन का, उसके अंदर कपड़ा दिया हुआ था। अफवाह फौज में हम लोग जब ये वेपन्स रखते हैं कोच में, तो एक डस्ट कैप चढ़ाते हैं ताकि वो मजल साफ रहे। तो ये भी नहीं लगता है, ये भी कहीं से उठा के लाया है, डेड बॉडी के साथ रख दिया था, तो वो उसमें भी वो पकड़े गए हैं। सो ये ड्रामे ये करते रहेंगे। जिस तरह देखिए 723 ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, इनके कस्टडी में हैं, और 56 ऐसे भी हैं जो जबरन दे हैव बीन डिटेन बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो इनको फ्यूचर में इसी तरह के कामों में यूज करेंगे। तो हमें पता है, और ये देखें कि आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले DGISPR ने कहा था कि ये पॉसिबिलिटीज है, और हमने डिटेल्स भी दिए थे। सो देखें इनके ऊपर ये ड्रामे करते रहेंगे, लेकिन कोई इनके पे कोई समझ ले बस कोई खास पोटेंशियल्स नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इन्फ्लुएंस कर सके। बिल्कुल ऐसी। अच्छा बरगे साहब, थोड़ा सा अगर राजनाथ सिंह की भी बात करें तो उन्होंने भी कल अपनी पार्लियामेंट से बड़ा लंबा चौड़ा खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो इम्तिहान जीतना था, किसी भी तालिब इल्म को ये नहीं पूछा जाता कि आपने पेन और पेंसिल कितने खर्च किए, बल्कि ये पूछा जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप पास हुए नहीं हुए। तो वो अपने तैयारों को भी डिनाई नहीं कर रहे कि तैयारे गिरे हमारे या नहीं गिरे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो जंग जीती है। अपनी आवाम को तो अभी भी वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए जंग कैसे जीती है, आप देखें जंग जीते हैं जब आप स्ट्राइक करते हैं मिलिट्री टारगेट्स पे, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे जाते हैं, तो आपकी वो जंग होती है। इनका देखें पॉलिटिकल एम क्या था या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अभी आप देखें उन्होंने जो स्ट्राइक्स किए हैं, वो तो जो थे स्ट्राइक्स, हमने देखा कि जो सिविलियन टारगेट्स पे किए हैं, और सिविलियन पॉपुलेशन थे, खवातीन और बच्चे थे,
जिन पे इन्होंने हिट किए हैं, मुरीद के में था या उसके अलावा बालकोट में हमने देखा वहां भी जो स्ट्राइक्स किए हैं, तो उसमें भी कुछ हासिल नहीं कर सके। सो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो हिट इन्होंने किए नहीं है, और फिर कहते हैं हमने तो दहशतगर्दों के कैंप्स में किए हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया को लेके ISPR वहां पे लेके गया तो वहां पे कोई ऐसी चीज मिली नहीं। सो देखें, ये ऐसी चीजें सारी कवर अप स्टोरी थी। राजनाथ सिंह के पास कल जो मैंने देखा कि उनके पास जवाब ही नहीं था, और वो हर बात पे इस तरह कवर अप कर रहे थे कि भाई देखें, नेशनल सेंटिमेंट्स की बात है, हमने जो करना था हमने कर लिया। लेकिन देखें कि जहाज गिरे हैं। अभी देखें आखिरी जो कील इन पे ठोकी उसने, जो था, प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा कहते रहे हैं और कहा, इनके कहे ना कि जख्मों पे जो नमक और छिड़की है कि ये 5 जहाज गिरे हैं। हम तो कहते हैं 6 जहाज गिरे, उसमें 4 राफेल हैं। और देखें कि ये जितने बड़े दावे थे, राफेल आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने जो हमारी जो प्रोफेशनल एयरफोर्स थी, हम कहते हैं ना कि द मैन इनसाइड दैट मशीन या बिहाइंड द गन, जो बंदा बैठा होता है वो मैटर करता है। सो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने साबित किया कि हम एक प्रोफेशनल आर्मी है। और देखें कि ईमान भी साथ है, लेकिन साथ साथ हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी थी, वी वर रेडी, और हमारा प्रोफेशनलिज्म था। देयरफॉर हमने उनको एक बड़ा ऐसा सबक सिखाया है। अगले 10 साल आप देखेंगे वो सफाइयां देते रहें कि हमारे साथ क्या हो। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा है अज़लों से भारत की ये रिवायत रही है कि वहाँ पर कभी भी कुछ हुआ है, चाहे वो बड़ा सान है या छोटा, उसने अमूमन जो है पाकिस्तान पर ही उसका इल्ज़ाम लगाया है। बैनुल अक़वामी तंजीमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराती, तो क्या भारतीय हुकूमत का एक तरफा बयान या आलमी सतह पर उसके साख को नुकसान नहीं पहुँचा रहा? आप कैसे समझते हैं? देखिए, दैट्स वाई कि अभी कोई इनका नैरेटिव बाई नहीं कर रहा। अभी आपने देखा होगा 59 पार्लियामेंटेरियंस को 33 कंट्रीज उन्होंने भेजा। सो वहां पे नॉट ए सिंगल वहां के मुल्क का कोई मिनिस्टर या कोई और दूसरा ओहदेदार उनसे मिला नहीं। वहां जाके इंडियन डायस्पोरा को ये एड्रेस करके आए हैं। अब ये खुद असेंबली में उन्होंने कहा, भाई आप इतने ममालिक में गए तो आपने क्या अचीव किया? किसी ने कंडेम नहीं किया पहले गांव वाला को। और देखें उसमें जब पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया था, किसी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान तो ये नहीं था, ये तो ड्रामा था, इट वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। जिस तरह पुलवामा वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, छत्तीस सिंहपुरा वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, मुंबई अटैक वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। और जिस तरह मैंने कहा ये स्ट्राइक इनकाउंटर्स वगैरह करते, दो देखें ना, इंटरनेशनल एजेंसीज भी इनपुट लेती हैं और देती हैं। जिस तरह अगर ट्रम्प ने कहा 5 जहाज गिरे हैं, तो वो तो CIA की इनपुट पे या नेशनल इंटेलिजेंस की इनपुट पे वो बात कर रहे थे। सो दैट्स वाई देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो पता है। अभी आप देखेंगे कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जहां हम बात करते हैं, कनाडा में उन्होंने सिखों को असैसिनेट किया, पन्नू के असैसिनेशन का प्लॉट जो था न्यूयॉर्क में पकड़ा गया। और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में सिख मारे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ सिख मारे गए हैं, बल्कि कश्मीरियों के असैसिनेशन, यही राजनाथ सिंह ने कहा था हमने घुस के मारा है। और इस पे गार्डियन ने स्टोरी भी खेली थी। ठीक हो तो गया ये ब्रिगेड साहब, दहशतगर्द थैंक मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और रावलपिंडी का रुख करते हैं, जहाँ पे रावलपिंडी में एक और लड़की गैरत के नाम पर कत्ल हुई। लड़की पर शदीद तशद्दुद का इंकशाफ हुआ। पोस्टमार्टम के बाद गर्दन की हड्डियाँ टूटी हुई थी। गैरत के नाम पर कत्ल की गई 18 साल लड़की सिदरा की कब्र कुशाई के बाद इसका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिमान ने लड़की के साथ इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा किया और तमाम 8 मुलजिमान गिरफ्तार हैं, जिन्हें अदालत में पेश करके एक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल हसनैन, ये केस हर गुजरते दिन के साथ एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। हमारे रावलपिंडी से हमारी रिपोर्टर अनवार अब्बासी हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे केस में अब तक क्या पेशरफ सामने है। जी अनवार, बताइए। गजल, इब्तदाई तौर पर ये केस जब सामने आया तो पुलिस ने इसे दबाने की कोशिश की। मुबैना तौर पर ये बताया कि उसके बाद सोशल मीडिया पे जब ये खबर चली और यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने मुखबरों के जरिए पहले इस केस की तस्दीक की, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। हुआ दरअसल यूं है कि ये फौजी कॉलोनी का इलाका है, जिसे अमूमन इलाका गैर कहा जाता है रावलपिंडी का, क्योंकि वहां पर जो बेशतर लोग हैं वो अफगान सिटीजन है और मोहम्मद कबाइल और कबायली इलाका जात के वहां पर सिटीजन वहां पर आबाद हैं। और बहुत सारे जुराइम भी उस फौजी कॉलोनी में हो रहे हैं। अभी रिसेंटली
तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी एक नौजवान 18 साल लड़के की को मार दिया गया था। वहां पे एक लड़की ने घर बुला के दूसरे दोस्तों की मदद से उसे मार दिया था। ये वाकया जो हुआ ये भी फौजी कॉलोनी की गली नंबर 27 में हुआ कुछ यूं कि ये 19 साल सिद्रा है जिसकी शादी ज़ियाउर रहमान नामी एक शख्स से मुबैना तौर पर हुई। ज़ियाउर रहमान जो बाड़ा मार्केट में कपड़े की दुकान पर सेल्समैन था और वहाँ उसके बाद ये सिद्रा अचानक गायब हो जाती है। फिर जो ज़ियाउर रहमान है वो बजाय पुलिस स्टेशन की बजाय के वो सीपीओ रावलपिंडी के पास जाता है और वहां में जाकर कंप्लेंट करता है कि उसकी बीवी को अगवा कर लिया गया है और उसने पुलिस हमारी एफआईआर पर हम्म। अनवर, आप हमें सुन पा रहे हैं? एफआईआर का इलाज नहीं कर रही। उस पर सीपीओ ने जो ऑर्डर किए जिसमें उसने ये मौका अख्तियार किया कि 17/1/2025 को सिद्रा के साथ उसकी शादी हुई, हंसी खुशी दोनों रह रहे थे। 11/1/2025 को अचानक वो घर आया, ऐशा के वक्त आकर उसकी सिद्रा के साथ किसी मामले पे उसकी लड़ाई हुई। उसके बाद वो सो गया। रात 1:20 पर सिद्रा घर से निकल गई। हमरा 10 तोले सोना जिसमें से 7 तोले उसके बाप की जान से और 3 तोले जो उसने गिफ्ट किया था वो और 1.5 लाख रुपए लेकर गायब हो गई। उसके बाद उसने ये इल्जाम लगाया कि उस्मान नामी एक लड़का है जिसके साथ सिद्रा के नाजायज ताल्लुकात थे। उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर सिद्रा की तलाश शुरू कर दी और उन्हें मालूम हुआ कि वो जो उस्मान नामी लड़का है वो मुजफ्फराबाद का रिहायशी है। ये लोग वहां पर पहुंच गए। अब थोड़ी सी इस कहानी में जो मेन किरदार है वो असमतुल्ला का है। असमतुल्ला वहां फौजी अकादमी का जूनियर कौंसिल का वाइस चेयरमैन भी रहा है और ये आला लीगी जो लीडरशिप है यहाँ रावलपिंडी की और एक आला सियासी शख्सियत है, उनके साथ इसके गहरे मरासम में और मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि उसे मुस्लिम लीग नून का जो रावलपिंडी का एक बड़ा रहनुमा भी तस्वर किया जाता है। जब जहाँ पे फाइनेंसिंग हो, जहाँ पे कहीं बंदे लाने हो तो असमतुल्ला की खिदमत ली जाती है। असमतुल्ला की मुबैना तौर पर ये सिद्रा कज़न बताई जा रही है। अब असमतुल्ला का काफी होल्ड है वहां पे फौजी कॉलोनी में। उसे जिरगे जो भी जिरगा फौजी कॉलोनी में होता है, जो भी फैसला करना होता है वो असमतुल्ला, चूंकि इसका असर रसूख बिल्कुल अदालत में इस हवाले से पेशियां भी हो रही हैं। अनवार अब्बासी रावलपिंडी से हमारे कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट्स दे रहे थे हमें। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। एक और सियासी बोलचाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई वाक़यात में सज़ा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 आम रहनुमाओं को नाअहल करार दिया, जिनमें सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर और अहमद चट्ठा शामिल हैं। इस फैसले के बाद इनकी असम्बली नशिस्तें खाली हो गई। ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब PTI पहले ही शदीद सियासी दबाव और कानूनी बहरान का शिकार है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इन नाअहलियों को जमहूरियत के लिए ख़तरा करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद किया और आज हम इन्हीं इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मज़हर बरला साहब। मज़हर साहब, वेलकम टू सुबह की सोच। PTI रहनुमाओं को सजाएं दी जा रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि PTI के लिए मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। क्या बानी PTI की जमात के अंदर या बाहर कुछ तब्दील होने वाला है? क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, हमें PTI पे सवाल करने से पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ देखना चाहिए। क्या नजर नहीं आ रहा लोगों को, कौम को, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी बन चुका है? मैं ये क्यों बातें कर रहा हूं कि वो पार्टी बन चुका है? आपको याद होगा ये वही इलेक्शन कमीशन है और ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीटती रह गई, रोती रह गई कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ कराओ कराओ, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। और फिर आप देखिए ये वही इलेक्शन कमीशन है जो एक पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया एक सियासी पार्टी के खिलाफ और फिर उस सियासी पार्टी को निशान से भी महरूम कर दिया और उसी सियासी पार्टी से अभी तक इलेक्शन कमीशन का बुग़्ज़ जो है वो खत्म नहीं हो रहा। क्या याद नहीं है लोगों को
कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, चूंकि वो पीटीआई के हक में था तो उस पर तो अमल दरामद होना ही नहीं था। और अब जब पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया एक बेंच ने, जो कि वो बेंच सुन ही नहीं सकता था अपील, चूंकि ये जो रिव्यू है ये वही कर सकता है जिसने व्यू किया हो, यानी नजर सानी वही कर सकता है जिसने नजर अव्वल की हो। तो एक ऐसा बेंच जिसने नजर अव्वल की ही नहीं थी, जिसने व्यू किया ही नहीं था, उसका फैसला मान लिया गया और उसका फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का इंतजार नहीं किया गया और जबरदस्ती फैसला जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इलेक्शन कमीशन को तो मेरा ख्याल है सियासी मुखालफीन से ज्यादा जल्दी होती है पीटीआई के बारे में। अभी इलेक्शन कमीशन ने ये भी नहीं सोचा कि उसको वो ऑर्डर मिले भी हैं या नहीं कोर्ट्स के, नहीं, लेकिन खुद से नाली के ऑर्डर कर दिए हैं। और ये भी नहीं सोचा कि यार ये कल को ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई टाइम तो दे, मेरे पास कोई ऑर्डर तो आ जाए। वो उस ऑर्डर का इंतजार नहीं करते। मैं तो अब कहता हूं कि यार ये जो उनकी एहलिया हैं रबाब साहबा, उनको लगा दे चेयरमैन एफबीआर, वो जान छुड़ाए यार इस कौम की। इतना जानबदार इलेक्शन कमीशन, इतना जानबदार इलेक्शन कमीशन हमने नहीं देखा। वो कभी अदालत का रूप धार लेता है खुद ही, कभी वो मुंसफ बन जाता है खुद ही, कभी वो पता नहीं क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पता नहीं क्या कर। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मदर साहब, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैलिड हैं और ये हर गवर्नमेंट में हमने इस तरह की चीज़ें देखी है। पिछली गवर्नमेंट में देखें तो शायद मरियम नवाज के या नवाज शरीफ का नाम लेना भी उसके ऊपर भी कदगन होती थी। लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है मदर साहब, इस फैसले के आने के बाद जो पीटीआई का एहतजाज है 5 अगस्त वाला, उसको कितनी ज़्यादा तक़वियत मिलेगी? अच्छा देखिए, पहले तो आपकी ये जो बात है ना कि पीछे भी ये होता रहा, फलां होता रहा, इस फलसफे को मैं नहीं मानता। आई एम सॉरी, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, इसलिए कि पिछले 3 साल में जो पाकिस्तान में हुआ, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल हुआ, लोगों को किस तरह उठाया गया, लोगों के किस तरह लोगों के तजवीज कनिंदगान, तईद कनिंदगान उठाए गए, किस तरह कैंडिडेट उठाए गए, ऐसा पाकिस्तान में तमाशा नहीं हुआ था पहले। अब आ जाइए जी 5 अगस्त की तरफ, वो भाई क्या करेंगे आप? अभी देखिए कि कराची का सेंटर है गार्डन, वहां एक नौजवान को गोलियां मार दी जाती हैं जी, डाकू मार गए। इसका मतलब कराची पे किसी की रिट नहीं है। अच्छा, मुल्तान में कादरपुर राह में 17 साल एक तालिब इल्म है, उस पे 4 पुलिस एहलकार तशद्दुद करते हैं। भाई क्या हो गया? लाहौर पुलिस के 2 आला अफसरान के खिलाफ एक लेडी कांस्टेबल जो है वो शिकायतें दर्ज कराती है। पंजाब में 270 से जायद बच्चे अस्पतालों में मौत के मुंह में चले जाते हैं। और रावलपिंडी में भी ये जो आप केस डिस्कस कर रहे थे, इस तरह के मुकदमात हो रहे हैं। तो ये एक खातून वजीर आला है और वो जो सबकी माँ है, वो 270 बच्चों की माँ क्यों नहीं बन सकी? उन्हें क्यों नहीं बचाया जा सका? पाकिस्तान का किसान रुल गया है, पाकिस्तान के मजदूर के पास फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजिम है या जो आम मुलाजिम है, तनख्वाहदार तबका है, उसकी तनख्वाह में तो उसका गुजारा नहीं हो रहा। मैं तो पीटीआई से हटकर एक सोशल इनकलाब देख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो 70% यूथ है, उस बेचारी के सामने बेरोजगारी का सैलाब है। उस 70% यूथ का आप क्या करेंगे, जिनके लिए ना नौकरी है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं, ना फैक्ट्री है, ना खेत है, ना खलियान है, उसका क्या करेंगे? तो जो महंगाई इतनी बढ़ गई है और लोग एक वक्त की रोटी पे आ गए हैं, और जो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग खुदकुशियों की तरफ चले गए हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक सोशल इनकलाब, सोशल जस्टिस का, समाजी इंसाफ का इनकलाब, क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, समाजी इंसाफ का इनकलाब दस्तक दे रहा है पाकिस्तान के दरवाजे पर। अब उसको पीटीआई लीड कर ले, कोई पार्टी लीड कर ले, पाकिस्तान की कौम जो है वो तैयार है
वो जान छुड़ाना चाहती है चोर चक्कों शराफिया से, माफिया से। किसकी है चीनी की मिलें? हुक्मरान खानदानों की। एक की 21 मिलें हैं। मैं नाम नहीं लूंगा आपका, फिर आप चैनल आपका माइंड करेगा या आप माइंड करेंगे। एक खानदान की 16 मिलें हैं, एक और खानदान की 13 मिलें हैं, एक और खानदान की 11 मिलें हैं। जहां ये मिलों वाले लोगों से फ्रॉड कर रहे हो चीनी के नाम पे। ये रायगढ़ में एक मीटिंग हुई थी ना, जिसमें वजीर आजम साहब जो है कहते थे मैंने एक्शन लेना, तो वो खानदान के लोग पड़ गए और बाबा आखिरी बारी है, क्या कर रहे हो, हमें पैसे कमाने दो, हमारे खानदान की मिले हैं। तो यहाँ तो ये तमाशे हो रहे हैं हुजूर। कभी गंदम का स्कैंडल आ जाता है, कभी चीनी का आ जाता है, कभी घी का आ जाता है। ये लोग ना आवाम का सोचते, ना आवाम से बिल्कुल मसर sincere साहब, हैं। ये मसाइल इसलिए वजह है, लेकिन लोग इनके अगर खिलाफ हैं। सोशल एवोल्यूशन के इनकलाब की आप बात करते हैं तो मुल्क में इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आप क्या समझते हैं कि उस ऐसी सूरत हाल में ये इनकलाब आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसीलिए आएगा ना कि सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है? चूंकि मुल्क में मुआशी इंसाफ नहीं है, मुल्क में समाजी इंसाफ नहीं है, सियासी इंसाफ नहीं है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता, उस वक्त तक समाजी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। वो ख्वाब रहेगा। ये लारे लपे हैं, सरमायाकारी आ रही है, फलां आ रही है, किधर आई है? हाँ, कर्जा लिया है, IMF से लिया है, चीन से लिया है, UAE से लिया है, और बड़ी भारी शरह सूद पर लिया है, जो मैंने और आपने उतारना है, इन्होंने नहीं उतारना। ये चले जाएंगे लंदन या कहीं और। अभी तो वो बेलारूस नामी भी एक मुल्क निकाल लिया इन्होंने, वहां भी कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही हैं, वहां भी खानदान, शाही खानदान गया था। वो इसलिए इनको सूट करेगा कि लंदन में इनका बेटा डिफॉल्टर बन गया, तो बेलारूस अब सूट करेगा कि वो भी करप्शन में तमगे पा चुका है ना, वहां का हुक्मरान जो है। तो ये मैंने और आपने कर्जा उतारना है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ कर्जा जो लेता है, अयाशी करता है, वो तो उतारता नहीं। वो इस मुल्क का आम आदमी उतारता है। इस मुल्क की मिडिल क्लास पिस के रह गई है। आप मुझे बताएं, ये जो पाकिस्तान की शराफिया है, इनकी गाड़ियां हमारे टैक्सों से आती हैं, इनके बिल हमारे टैक्सों से अदा होते हैं, इनके घरों की शानो शौकत हमारे टैक्सों से, इनकी गाड़ियों में पेट्रोल हमारे टैक्सों से, इनके इर्द गिर्द जो मुहाफिजों का हजूम है वो भी हमारे टैक्सों पे पलता है। हमारे टैक्सों पे पलने वाले बिल्कुल, ये हम पे टैक्सेस हुकूमत आपने करते और हैं। हमने ही अदा करने हैं। मजहर बिरला साहब सीनियर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, सुबह की सोच देखते रहिए। वेलकम बैक। सुबह की सोच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे हसनैन। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ एक मुमताज़ माहिर डॉक्टर मोहम्मद अली नवाज ना सिर्फ तहकीक के मैदान में एक मारूफ नाम है, बल्कि उनकी काविशों ने कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को एक नई शक्ल दी है। डॉक्टर मोहम्मद अली नवाज कतर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और गुज़िश्ता 25 साल से माहौलियाती तहकीक, नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल के मौसर इंतज़ाम से वाबस्ता हैं। वो स्नो लेपर्ड फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी भी हैं और उनकी तहकीकी काविशों को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया है। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली नवाज साहब मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में, और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं नायाब जानवरों के हवाले से। फिर स्नो लेपर्ड्स का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमें स्नो लेपर्ड्स की याद आती है, क्योंकि उनकी नस्ल काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। सो बताइएगा कि इस काम का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ और कब आपको ये ख्याल आया कि आपने ये करना है? बहुत शुक्रिया जी, दिस इज़ माई प्लेयर टू बी विद यू। और जहाँ पे स्नो लेपर्ड की बात है, वो बहुत ही नायाब किस्म का, जैसे आपने जिक्र किया, जानवर है। और उससे पहले हम अगर हमारे जो मुल्क के शुमाली इलाका जात हैं उस पर बात करें तो वो एक हमारा पूरी दुनिया में एक यूनिक इकोसिस्टम है। एकेडमिकली हम बात करें, जितनी भी स्पीशीज़
दुनिया में आई हैं एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आई हैं। और ये हमारा माउंटेनस रीजन जो है ना, एक थिएटर था जिसने बहुत सारी डाइवर्सिटी को जन्म लिया। उसमें एक जो नायाब जानवर पैदा हुआ वो स्नो लेपर्ड है हमारे पास। और ये क्योंकि एक हमारी जो लीनिएज है पैंथेरा की, जिसमें टाइगर लैब उसी ख़ानदान से है और 2-3 मिलियन साल पहले ये उनसे जुदा हुआ। और जो हमारे बर्फपोश जो इलाके हैं, जो उसको अपना मस्कन बनाया और ख़ास तौर पे वहाँ पे अडाप्टेशन की उससे। और अभी उसकी अहमियत इसलिए है कि इस जानवर का जो बका है वो ना सिर्फ इसके लिए अपने लिए अहम है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम और उस पर 9 मिलियन जो लोग रहते हैं उनकी बका भी इससे मंसूब है। क्योंकि जब ये जानवर वहाँ पे मौजूद है, वो इंडिकेट करता है कि वहाँ का इकोसिस्टम एक हेल्दी इकोसिस्टम है। जब हेल्दी इकोसिस्टम है तो वहाँ पे सैकड़ों और स्पीशीज़ हैं, उनका भी रहने का एक बंदोबस्त है। और जैसे मैंने कहा है कि भी मकामी लोग हैं जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर उनका गुजर बसर है। मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, उनसे पता चला है कि नेचुरल रिसोर्सेज की जो कंजम्पशन है लोकल कम्युनिटीज़ की, अगर उसको इकोनॉमिकली इवेल्यूएट किया जाए तो 6 से 7 हज़ार डॉलर पर फैमिली यूटिलाइज़ कर रही है, जो कि कन्वेंशनल इनकम से बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत सारे, और वो रिसोर्स क्यों इंटैक्ट हैं, इसलिए कि वो इकोसिस्टम अगर फंक्शनल है और ये सारी स्पीशीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल आपकी जर्नी की बात करें तो यकीनन मुश्किलात भी आई होंगी। तो हिमालय, कराकोरम और हिंदू कश जैसे इलाकों में 30,000 मुरबा किलोमीटर पर रिसर्च करना कितना मुश्किल था और कितना ये मुतासिर कुन तजर्बा रहा? देखिए, यहाँ पे जहाँ तक इसकी रिसर्च का 2 अवामिल हैं स्नो लेपर्ड पे काम करने के, एक तो रिसर्च का है, दूसरा उसकी कंजर्वेशन का है। दोनों पे मैं बात करना चाहूँगा। रिसर्च इसलिए इसकी मुश्किल है कि किसी भी जानवर पर रिसर्च करें तो उसको आप अगर देख नहीं सकते तो रिसर्च अमूमन बहुत मुश्किल होती है। आप इसके हैबिटेट में रहें, कई महीने तक रहें, आपको एक जानवर भी नज़र ना आए तो उसके ऊपर रिसर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो रिसर्च का एकेडमिक जर्नी था वो ज़्यादा इस पे था कि इसके ऊपर रिसर्च कैसे की जाए। उसके लिए टेक्नोलॉजी हम लेके आए। 2 तरह की इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है पाकिस्तान में। एक ट्रेल कैमरास हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं, जो आप फॉरेस्ट में लगाते हैं, इनकी हैबिटेट में लगाते हैं। वो मोशन ट्रिगर से इनको डिटेक्ट करते हैं और जहाँ पे इनकी मूवमेंट है उससे आपको पता चलता है। दूसरी रेवोल्यूशनरी जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वायरमेंटल डीएनए की है, जहाँ पे ये अपने फीसेस हैं, इनके हेयर्स हैं, या जहाँ पे ये पानी पीते हैं वहाँ से डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है। उस डीएनए से आप मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पे स्पीशीज़ कौन सी है। उसके फिर आप ना सिर्फ इनकी मूवमेंट का पता चलता है, इनकी बाकी स्पीशीज़ के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी मालूम होता है। उससे फिर आप इनकी कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी वाज़े कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम करना बड़ा जो है ना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको क्योंकि आपने ग्लेशियर्स में जाके कैंपिंग करनी है कई महीने तक, और वो कैमरा ये नहीं है कि आपने एक दिन लगाया और आपके पास लेपर्ड आ गया। यू नीड टू सेट इट अप फॉर कपल ऑफ मंथ्स, यू नीड टू मॉनिटर दैट। तो ये सारा जो काम है वहाँ पे लोकल हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है जो कि हार्डी है, उनके साथ मिलके हम लोग करते थे। और लोकल कम्युनिटीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको लोकल ट्रैक्स का भी पता है और सेफ एंड साउंड लोगों को लेके जाना और वहाँ पे जो है सारी रिसर्च को कंडक्ट करना। सिर्फ ये एकेडमिक्स और स्टूडेंट्स का काम नहीं है, बल्कि लोकल कम्युनिटीज़ और जो वाइल्ड लाइफ का जो लोकल स्टाफ है वो उसको जो है ना बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। जो आपने बताया कि पूरे महीने लग जाते हैं, एक तो आपका सब्र तो है ही है, आपने तो सब्र करना ही करना है ना। आपने एक माइंड फ्रेम बनाया हुआ है कि मैंने जाना है और मैंने ये काम करना है। इक्विपमेंट के लिए, मतलब इक्विपमेंट तो फिर आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जिसकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी हो जो कि महीना 2 महीने चल जाए, क्योंकि आप ग्लेशियर पे हैं, वहाँ पे कोई आपके पास सप्लाई नहीं है। सो इक्विपमेंट कैसा होता है, क्या उसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होती है, किस तरह की चीज़ें होती हैं? जी, वो स्पेशली जो है ना अब पिछले 8-10 सालों में टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई है कि एक तो उसमें पावर बैकअप बड़ा अच्छा होता है जो कि 2 से 3 महीने तक चल जाता है। दूसरा, इक्विपमेंट इतना हार्डी भी होता है कि -20 -30 डिग्री सेल्सियस पे भी वो काम कर सके। इवन बाज़ को स्नो के अंदर दब भी जाता है, स्टिल इट कीप्स वर्किंग। तो काफ़ी वो हार्डी जो है ना इक्विपमेंट है और उसको काफ़ी तजुर्बात से फिर
इन्हीं मकासद के लिए डेवलप किया गया, तो इट वर्क्स वेरी वेल जी। सही। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लोकल कम्युनिटी के रोल की आपने बात की, तो उनके साथ काम करना कैसा एक एक्सपीरियंस था? वहाँ के लोगों को एतमाद में लेना क्या ये आसान था? ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है कि जब देखेंगे भी मैंने देखा कि इस जानवर की खूबसूरती को देख के, इसके इकोसिस्टम के रोल को देख के, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं लोगों को मोटिवेट करना बड़ा आसान होता है, और हम उसमें जो है ना ख्वाहिश भी होती है उनको बचाया जाए। लेकिन आप मकामी लोगों को देखें तो उनकी जो गुजर बसर है वो टोटल उनकी लाइफ स्टॉक के ऊपर होती है, वो मेन Exactly. उनका इनकम है कि लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, उसके बाद उससे बेच के उनकी आमदनी होगी, उसका दूध यूज़ किया, उसकी जो है ना खाल यूज़ की, तो यही उनका मेन लाइवलीहुड का सोर्स है। और ये जितने भी लेपर्ड्स हैं वो अटैक करते हैं उस लाइफ स्टॉक के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो मैं आपको बताऊंगा इनके जो ट्रेडिशनल मवेशी खाने हैं हमारे शुमाली इलाका जात में, वो इस तरह के होते हैं कि 3-4 फुट की एक दीवार खड़ी की जाती है पत्थरों की, उसमें सारे माल मवेशी को इकट्ठा कर दिया जाता है रात को, ताकि इधर उधर गुम ना हो जाए। उसको फलांगना लेपर्ड के लिए बड़ा आसान होता है, और जब उस मवेशी खाने में आ जाता है तो वो 60-70 जानवर एक ही रात में मार देगा, 100 के करीब भी। तो पूरा उनका जो एक तरह से कहेंगे बिजनेस का कैपिटल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उनका जो है ना पूरा कम्युनिटी की जो स्टेक है और उनकी लाइफ है, उनकी बच्चों की, वो सारी जो है ना वो बड़ा मुश्किल में आ जाते हैं। तो उस वक्त उनको समझाना कि जी लेपर्ड अहम है या वुल्फ अहम है या बेर अहम है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है जब तक आप इन मसाइल का कोई तदारुक ना तो करें। रेजिस्ट करते हैं वहाँ के लोग? रेजिस्ट करते हैं जी डेफिनेटली। जो है ना एक बड़ी थ्रेट स्नो लेपर्ड को है रिटेलिएशन किलिंग, जो पूरी जोन में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर साहब इसके हवाले से भी कोई रिसर्च है कि क्योंकि इंसानों का और स्नो लेपर्ड्स हो गए या लेपर्ड्स हो गए, इनके दरमियान, इनको तो हम दरिंदा ही समझते हैं ना, इनके दरमियान तनाज़ात तो रहते ही रहते हैं। जिस तरह उन्होंने लाइफ स्टॉक खत्म करना है तो लोगों ने उसकी तरफ राइफल को कर लेना है उसको खत्म करने के लिए। सो इसको खत्म करने के लिए क्या कुछ हिकमत अमली होती है? तो इसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ आप उनको तबलीग करें और समझाएं कि जानवर अहम है तो मसला हल नहीं होगा जब तक आप जो तनाज़े की जड़ है उसको ख़त्म ना करें। तो उसके 2-3 जो है ना इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हमने टेस्ट की हैं और उसने काफ़ी खातिर खा रिजल्ट भी दिया है। एक तो उनकी हमने हेल्प की है कि मवेशी खाने इस तरह के बनाए हैं, ऊंची दीवार के साथ ऊपर मैश के साथ कवर करके लेपर्ड अंदर दाखिल ना हो। उसकी यह है कि बड़ी मास किलिंग उससे कम हो जाती है। दूसरा ये है कि भी उनके साथ अभी हम बाज़ मुल्कों में मौजूद है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि लोगों का नुकसान हो जाए तो गवर्नमेंट उनको कोई मुआवजा दे दे। बिल्कुल। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने उनके साथ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की। इंश्योरेंस स्कीम का है लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। तो उसमें यह है कि एक सीड मनी बैंक में जमा कराई जाती है, वो कम्युनिटी के लोग भी उस पर जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह नॉर्मल प्रीमियम है वो अदा करते हैं। साल के आखिर में उस गांव में जितने नुकसानात होते हैं माल मवेशियों के, फिर उस फंड से कंपनसेट कर दिया जाता है। तो उससे उनका जो गुस्सा है वो फिर कम हो जाता है, फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर आप उनको समझाते हैं। वरना ट्रेडिशनल आपने जो अभी बात की है ना, कामन हमारा जो मुस्लिम कल्चर में है इसी तरह की थाट है कि हम आईबैक्स या मारखोर या इस जानवर की बात करें तो लोग कहते हैं ये तो हलाल है और इसका कोई मकसद भी है। लेकिन ये जो कार्निवोर्स हैं जिनको हम लार्ज कार्निवोर्स कहते हैं, जिसमें लेपर्ड है, रीच है, वुल्फ है, ये कहते हैं ये दरिंदे हैं, हराम जानवर हैं और इनको जो है ना मार देना चाहिए। तो इसकी इवन कंजर्वेशन की बात ही क्यों की जाती है, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखें अगर ये यूज़लेस होते, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो अल्लाह पाक ने उसको बनाया क्यों था? उनका एक रोल है। आपको उसका खाना हराम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार जानवर है, सिर्फ ये है कि आपको उसको खाने से मना किया गया है। और कॉन्फ्लिक्ट की रीजंस क्या है? एक तो आप ये समझें कि भी कुदरती तौर पे ये लोग, इनकी जो आप देखें ना एवोल्यूशनरी लिहाज से ये हमसे पहले वहाँ पे मौजूद थे, लोग बाद में आए, उनका नेचुरल वहाँ पे फूड भी मौजूद थी। उनकी फूड क्या है? आइबैक्स है, मारखोर है, ब्लू शीप है, ये जो नेचुरल उन माउंटेन्स में ये चार पाए रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले उनकी खुराक का जो है ना जाके शिकार करके उसको बहुत कम कर दिया। जब उनकी नेचुरल खुराक कम हुई है
फिर हमने इनक्रोच किया, सड़कें बनाई, गाँवों पर ले गए, अपने माल मवेशी ऊपर ले गए, तो हम उनके मस्कन में गए हैं, वो बिल्कुल। हमारे मस्कन में हम नहीं उनकी आए, टेरिटरी में गए। उनकी टेरिटरी में गए हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। तो सिर्फ उनको ब्लेम करना कि वो दरिंदे हैं, ये कुछ है। हमें अपनी Exactly. हमें अपनी अदाओं पे भी गौर करना गौर होगा। करना डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर भी आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे वाइल्ड लाइफ so के हवाले much. से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब हम बात करेंगे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ तो कामयाब ऑपरेशन से लेकर मैक्सिकन टाकोस बनाने तक का सफ़र। कराची के DIG उस्मान सिद्दीकी की ज़िंदगी एक हैरान कुन मोड़ ले चुकी है। 23 साल पुलिस सर्विस के बाद अब वो एक ज़बरदस्त फूड वेंचर कर रहे अपनी एहलिया के साथ। सोम्बेरिरो के नाम से एक फूड कार्ट चलाते हैं, जहां वो शहरियों की असली मैक्सिकन जायके पेश करते हैं उनको। और सड़कों पर जो मुजरिमों का पीछा करने वाले ये ऑफिसर अब टाकोस बेच रहे हैं, और अब लोग इसको बहुत ही बेहद पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, और DIG साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू सुबह की सोच। सर ये बताइएगा कि आप जैसे सीनियर पुलिस अफसर का मैक्सिकन फूड कार्ट शुरू करना यकीनन एक मुनफरिद और कदम है। ये बताइएगा ये ख्याल कैसे आया? मैम आप थोड़ा तेज बोले, आई कैन barely hear you। जी उस्मान साहब, क्या कह रही हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप? जी मुझे अब आ रही है आपकी आवाज, दोबारा बोलिएगा प्लीज। अच्छा, क्या सवाल था आपका? रिदा सवाल। बिल्कुल, सवाल दोबारा से दोहराऊंगी। यकीनन एक बड़ा मुनफरिद और मुतासिर कदम है, आपने जो फूड कार्ट शुरू किया है। सबसे पहले ये बताइएगा ये ख्याल कैसे आया आपको? मैम ये ख्याल इससे आया कि वी कुक एट होम ऑल द टाइम। आई एम अ प्रीटी वेल नोन शेफ इन कराची। लाइक आई कुक एट होम बट माय फूड इज प्रीटी अप देयर। तो हम लोगों ने टाकोस बनाए थे मैक्सिकन एक दफा। ख्याल कोई नहीं था बिजनेस करने का, वी मेड टाकोस एट होम फॉर आवर किड्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वो टाकोस टर्न आउट टू बी वेरी रियल टू द मैक्सिकन थिंग। कराची में इससे पहले भी 2 मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन उनका खाना वाज नॉट क्लोज टू द रियल थिंग। जब ये बनाए तो हमारे जो दोस्त यहाँ पे खा रहे थे वो कह रहे थे यार दिस इज वेरी क्लोज टू द रियल थिंग। So they sent it to the Karachi Eat Festival. Karachi Eat Festival people gave us the opportunity to open up a stall there. वहाँ पर स्टॉल लगाया तो उसका रिस्पॉन्स वाज वेरी ओवरवेलमिंग। लाइक हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे 5 गुना का रिस्पॉन्स मिला। तो उसके बाद हम लोग ने आके घर पे छोड़ दिया, बस यही काम था कि हमने स्टॉल लगाया रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स बन गए थे जिन्होंने हमारा खाना खाया था, उन्होंने हमें इतना परसू किया कि ये खाना कमर्शियली बिकना चाहिए। हम पे भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें मिलने शुरू हो गए केटरिंग की ऑर्डर। तो केटरिंग इज समथिंग यू कुड डू, कि घर पे खाना बनाया, देन वी टुक इट देयर एंड स्टार्टेड सर्विंग। तो केटरिंग का रिस्पांस वाज आल्सो वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी नाइस। तो उसके बाद वी स्टार्टेड फूड डिलीवरी, एंड डिलीवरी घर से करवाई। उसके बाद देन वी स्टार्टेड द फूड कार्ट। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि कराची वैसे ही हसनैन एक फूड कल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कराची का खाना बहुत मशहूर है, तो टाकोस का ही ख्याल क्यों आया आपको? मैम टाकोस हमने बनाए थे घर पे मैक्सिकन, लाइक वी कुक अ लॉट ऑफ फूड। जब लेकिन ये टाकोस की तो मार्केट नहीं है, मार्केट है कराची में दूसरी, वो नहीं है। इज नॉट ऑथेंटिक टाको प्लेस हियर। सो वी थॉट वील गो इन विद टाकोस। और जो फेस्टिवल होता है उसमें आपको कोई यूनिक खाना लेके जाना पड़ता है, तो क्योंकि फेस्टिवल में बिरयानी और ये बर्गर हर कोई लेके आता है। सो वी बॉट टाकोस देयर। वी वर वन ऑफ 3 टाको स्टैंड्स एट दैट प्लेस इन द फेस्टिवल, एंड वी गॉट अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस कंपेयर्ड टू एवरीबॉडी एल्स। सो दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड। ठीक। एंड अच्छा, मैक्सिकन फूड का टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा चटपटा होता है, वो पाकिस्तानी खाने से मिलता जुलता है। तो इसलिए दिस टर्न आउट टू बी अ वेरी बिग सक्सेस। लेकिन आपके हाथ में भी कुछ जायका होगा कि आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन मुझे बताइएगा उस्मान भाई कि इतनी मसरूफ और संजीदा जो पेशा वाराना जिंदगी है, उसके साथ साथ एक फैमिली फूड बिजनेस, इन दोनों को बैलेंस कैसे रखते हैं? सॉरी जी, मुझे फिर आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि इतनी मसरूफ और जो संजीदा पेशा वाराना जिंदगी है, उसके साथ साथ एक फूड बिजनेस, इन दोनों को आप बैलेंस कैसे रखते हैं? आई एम सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल अगेन। आप सवाल कर लें, शायद आपकी ऑडियो आई। उस्मान साहब, हसनैन ये अर्ज कर रहे हैं कि आपकी जो ड्यूटी है यकीनन वो भी बहुत टफ है, उस साथ ये इस काम को मैनेज करना, हाउ डू यू मैनेज दैट? जी मैम, कुकिंग इज अ पैशन फॉर मी, सो इट डजंट फील लाइक वर्क। ये ऐसे ही कि मुझे मतलब खाना बनाना, इट फील लाइक रिलैक्सेशन फॉर अस। सो दिस इज समथिंग आई एंजॉय डूइंग। तो जो चीज आप एंजॉय करते हैं करना, वो काम नहीं लगता। एंड सिमिलरली द पुलिस जॉब आल्सो, आई डू इट फ्रॉम माय हार्ट, आई डोंट डू इट एज अ वर्क।
मैं पुलिस में 18 घंटे भी काम करता हूँ, कभी कभी 72 आवर भी बगैर सोए हुए गुजर जाते हैं। सो आई डू इट फ्रॉम द हार्ट। जो जो चीज आप दिल से करते हैं वो आपको काम नहीं लगती है, तो इसीलिए ये सब कुछ बैलेंस हो जाता है बड़े प्यार से। यकीनन आपका शौक भी था। अच्छा, आपकी जो वाइफ हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में आपके साथ हैं, तो किस तरह वो कोप अप करती हैं ये शराकतदारी जो ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी के तवाज़ुन को कैसे बेहतर बनाती है? व्हाट अबाउट माय वाइफ मैडम, दोबारा बोलें। आपकी वाइफ भी जो है वो भी इस प्रोजेक्ट में आपके साथ काम करती हैं, किस तरह से वो कोऑपरेट करती नहीं हैं, नहीं, मैनेज करते हैं? सारा काम जो मेरी वाइफ का है, मैं उनके लिए काम करता हूँ, उनके साथ काम नहीं करता हूँ। ओके ओके। लेकिन आप कुक बड़े अच्छे हैं ना, तो हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ही मिलकर कर रहे होंगे। सॉरी जी। मैं कह रहा हूं कि आप कुक बड़े अच्छे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ही मिलकर कर रहे होंगे। जी, माय किड्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस। जब भी हमने शुरू किया था तो वी डिड नॉट हैव एनी स्टाफ एंड और जो हमारे घर पे स्टाफ था वो टाकोस के नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे। लाइक वी हैव चिपोटले टाकोस, बारबेकोआ टाकोस एंड गुआकामोली एंड ये चीजें तो ये प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हमारा स्टाफ ना। तो इट यूज्ड टू बी मी, माय वाइफ एंड माय 3 किड्स एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। वी यूज्ड टू वेयर दीस शर्ट्स जो आपके सामने पहनी हुई हैं, ऑल ऑफ अस। वी वुड गो देयर एंड वी वुड वर्क आवरसेल्व्स एंड एवरीबॉडी वुड लव आवर टाकोस। हम लोगों को सेटिस्फेक्शन ये मिलती थी कि जो टाको खाता था ना वो उसकी तारीफ करता था एंड यू कुड सी इट ऑन हिज फेस कि वो तारीफ जाली नहीं कर रहे हैं, दे रियली लव इट। खाते भी थे दो तीन दफा और फिर लेके भी जाते थे घर पे। सो दिस इज व्हाट डिड इट फॉर अस। इवेंचुअली महीने डेढ़ के बाद जो है वो उनका स्टाफ जो है वो ट्रेन हो गया, उन्होंने नाम वाम सीख लिए, देन दे टुक ओवर। सो नाउ वी आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली एज के रोज जाना पड़े। पहले हम लोग रोज जाते थे। आई यूज्ड टू ड्राइव द रिक्शा बिकॉज़ कोई रिक्शा चलाने में किसी को आता नहीं था मेरे घर पे। So I used to बिल्कुल। drive the rickshaw, me, my wife, my kids जी used जी जी। to make tacos at the taco stand. So शुरू में ये किया बिल्कुल हम लोगों ने, लेकिन अभी स्टाफ ट्रेन हो गया तो अभी we just go there जब कोई ट्रबल शूटिंग करनी होती है या खाने की क्वालिटी चेक करनी होती है या कोई अगर केटरिंग का बड़ा ऑर्डर हो जाए तो उसमें जाते हैं। बिल्कुल, आपने अपने पैशन को फॉलो किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच उस्मान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम, खुदा हाफिज। वेलकम नाजरीन। सुबह की सोच में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सुबह की सोच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बाहिम्मत, ज़हीन और पुरअज़म नौजवान खातून, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। फरहा गुल राहुजा का ताल्लुक दादू सिंध से है। उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। 2025 में चीन में ग्लोबल यूथ लीडर फॉर AI इनोवेशन का एजाज़ हासिल किया है। उन्होंने पाक GPT नामी चैटबोट तैयार किया है। 2025 में सुजू चीन में वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में शरीक हुई। दुनिया के 200 मंसूबों में से इनका प्रोजेक्ट टॉप 10 में शामिल हुआ और उन्हें जिद्दत और समाजी पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल ऐसी आज हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं इन स्टूडियो, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। राहुजा की बात हो रही है। फरहा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अगर पाक GPT की बात की जाए, चैटबॉट की बात की जाए, तो ये बनाने का ख्याल कैसे आया? और माशाल्लाह से आपने चीन तक का सफ़र किया और वहाँ पे पूरी दुनिया से आप जैसे माइंड आए हुए थे, वहाँ पे भी आपने टॉप 10 में फिनिश किया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ABN न्यूज़ फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। अच्छा, मुझे ये आइडिया इस तरह आया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सॉरी टू इंटरप्ट, आप अपना रुख हमारी तरफ भी कर सकते हैं। जी जी, इजी हो जाएगी। क्योंकि आज ख़वातीन हज़रात बात ये है कि ये भी बात बताने के काबिल है कि फरहा ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी पे आती हूँ लेकिन कभी भी स्टूडियो में नहीं आई हूँ। तो वो उसी तरह से जिस तरह नहीं होता बंदा स्काइप पे बैठा होता है, जूम पे बैठा तो वो काम करे थोड़ा स्टूडियो में। आप पूछते थे ना स्टूडियो में आना अच्छा है, या स्टूडियो की ये खासियत आप हमारी तरफ मुड़ के बात कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू कुछ भी बात कर सकती हैं। ठीक है, आई गॉट यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे पाक GPT का आइडिया इस तरीके से आया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड दो तरीके से, और दूसरी बात यह है कि मैं रूरल पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, मैं दादू सिंह से बिलोंग करती हूँ। तो ग्रोइंग अप आई सॉ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर पीपल, स्पेशली वुमेन एंड रूरल यूथ, टू एक्सेस इवन बेसिक इंफॉर्मेशन। और उसके दो बेसिक रीजंस हैं। एक तो मोस्ट टूल्स डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस, और हर किसी को इंग्लिश नहीं आ रही होती, ना लिखने ना पढ़ने। और दूसरी बात यह कि जो इंटरनेट है इज़ ऑफन लिमिटेड टू 2G। तो इन दो रीजंस को देखते हुए, दो प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने पाक GPT बनाया। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मुझे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में लास्ट ईयर एंड दिस टाइम इन वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम। तो आई एम जस्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड इमोशंस। अभी तो तेज कैसे बोल लेती हैं?
आई डोंट नो, दिस इज हाउ कमाल बोलती है वैसे, जैसे Flawless बोलती जीपीटी है। की प्रॉम्प्ट चलती है ना, बहुत तेजी तेजी से ये बोलती भी वैसी हैं। अच्छा फरह, ये बताइएगा कि ये पाक जीपीटी है क्या बेसिकली, और आपके साथ इसमें कोई टीम भी थी? अच्छा, पाक जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है। इट्स जस्ट लाइक चैट जीपीटी, लेकिन ऑब्वियसली ये डिफरेंट है चैट जीपीटी से। एक तो ये कम्युनिकेट करता है लोकल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान में, मतलब अब जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की, उन सब में ये कम्युनिकेट करता है, लेकिन अभी डाटा लिमिटेड है। और दूसरी बात ये है कि ये लो बैंडविड्थ कनेक्शंस पे भी काम करता है, मतलब लिमिटेड इंटरनेट होगा या अगर ऑफलाइन अगर बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है ये तब भी काम करेगा, ताकि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो इसे यूज़ कर सकें। और इसके अलावा इसमें जो टीम है, एक तो मैं को फाउंडर हूँ इस प्रोजेक्ट की, और दूसरा फाउंडर है फराज हुसैन बुरड़ो, वो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आई थिंक वो लाड़काना से बिलोंग करते हैं। जबरदस्त। तो हम दोनों ने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया और वो भी था। तेज बोलते हैं। हाँ, आई डोंट नो, मुझसे अच्छा, कम तेज ठीक। बोलते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा फराह कि आपका जो चैटबॉट है इसमें और जो डिफरेंट चैटबॉट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें क्या फ़र्क है? अच्छा, एक तो फ़र्क यही है कि जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, मैंने अगेन वही कहा कि ये चैट जीपीटी जैसा ही है, लेकिन ये पाकिस्तान जीपीटी पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखते हुए ये बनाया गया है। तो पाकिस्तान जीपीटी डिफरेंट इस तरह से है कि एक तो ये वर्क करता है ऑफलाइन। फॉर एग्जांपल अभी आप फ़ोन उठाएंगे, एक नंबर मिलाएंगे, टोल फ्री नंबर है, और आप उस पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेंगे, अपनी लोकल लैंग्वेज में आप बात करेंगे, जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में, आप जस्ट बात करेंगे उससे और वो आपको लोकल लैंग्वेज में ही आंसर देगा। अच्छा, इसका वॉइस मॉडल भी है और इसका चैट जीपीटी जैसा चैट वाला मॉडल भी है। दूसरी बात ये कि लोकल लैंग्वेजेस में बात करने के अलावा ये लोकल लैंग्वेजेस में भी बात करता है, दूसरा जितनी भी हमारी पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेजेस हैं, अच्छा। और ऑफलाइन मतलब सिंधी में भी बात करेगा? सिंधी में भी करेगा, पंजाबी में भी करेगा। अभी तक हमने जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा डाला है ना, वो पंजाबी का डाला है, क्योंकि पंजाबी ज़्यादा हमारी मतलब पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है, बिल्कुल, तो इस वजह से जबरदस्त। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर अच्छा सकें। असनैन, हमारे यहाँ एक अमूमी एक तासुर है जो कि मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है ख़वातीन के बारे में, कि टेक्निकलिटीज़ में ख़वातीन इतनी अच्छी नहीं होती, और उसमें हमारे यहाँ तो नहीं है, मीडिया में नहीं, बाहर है, मोस्टली सोसाइटी में, आपने सुना होगा हमारी सोसाइटी में। लेकिन ऐसे में फराज जैसी ख़वातीन का आगे आना बहुत ज़बरदस्त बात है। बीइंग अ वुमेन, आपको इस तरह के कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अच्छा, क्योंकि देखें, अगर सिर्फ मेरी बात की जाए तो मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे पापा मेरी मामा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, दोनों बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो मुझे ऐसा सच मसला कभी भी नहीं हुआ। मैं खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने हमेशा स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, आईटी स्किल्स पे, क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा स्पेस देता है बहुत ज़्यादा लोगों को, तो मुझे खुद इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़े। लेकिन बीइंग अ गर्ल मैं देखती हूँ कि आगे पीछे हमारी सोसाइटी में रिदा से जो मैंने एग्री नहीं किया था ना, वो इसी वजह से कि हमारे यहाँ मतलब सिर्फ अगर मीडिया की बात करें शायद ऐसा नहीं है, लेकिन इन सोसाइटी की तो रिदा ने बात बिल्कुल ठीक की है कि आपने आगे पीछे देखा होगा कि खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इवन मैं दादू सिंध से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे एक्सेस टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी लिमिटेड, एंड वेयर द आइडिया ऑफ गर्ल्स स्टेपिंग इनटू लीडरशिप इज ऑफन मेट विद स्केप्टिसिज्म वहाँ पे। लेकिन अगेन कुछ जो फैमिलीज होती हैं वो बाहर निकलती हैं रूरल एरियाज से, वो एजुकेशन पे फोकस करती हैं, तो आई थिंक फिर इतने मसले फेस नहीं करने पड़ते। अच्छा, जो आपने ज़ुबानों की बात की थी अपने चैट जीपीटी के हवाले से, पाक जीपीटी के हवाले से, सो इसमें सिंधी तो होगी ही होगी, पंजाबी भी होगी, इसके अलावा पाकिस्तान की कौन कौन सी ऐसी ज़ुबानें जिनका डाटा ऑलरेडी उसमें है? अच्छा, इसमें डाटा अभी पंजाबी का है, सिंधी का है, बलोची का है और पश्तो का है, पश्तो का भी। और उर्दू और इंग्लिश का तो है ही है, फिलहाल ये है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सराइकी और ब्रोही पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसका डाटा बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उसका ना डाटा हमें खुद मैन्युअली काम करना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे उसका ओपन सोर्स है नहीं जहाँ से हम ले सकें। सही सही। अच्छा फरा, आपने वर्ल्ड यूथ फोरम में शिरकत की, वहाँ पे आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था, उस बारे में बताइएगा। अच्छा, वो एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई मेट विद लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड मेंटोर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने काफ़ी ज़्यादा दूसरे कल्चर्स को देखा, मैंने देखा कि वो लोग कैसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनके जो आइडियाज़ हैं वो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में भी इंकलकेट करने की कोशिश करूँगी। एक जो चीज़ थी जो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, वो ये कि हमारे वहाँ पे ना पूरी दुनिया से डिफरेंट 190 प्लस कंट्रीज से मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, और हर बच्चा कोशिश कर रहा था कि उनके साथ कनेक्शंस बनाने की कोशिश करे और अपने मुल्क में उससे फ़ायदा उठा सके। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी नहीं था। दोनों कॉन्फ्रेंसेज में, वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में भी और वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में, कोई IT मिनिस्टर नहीं, कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं, मतलब कोई नुमाइंदा नहीं था बड़ी लेवल पे जिसे हम कॉन्टेक्ट कर सकें, या एक होता है ना कि जो हमें ओनरशिप दे सके, या इस तरीके से वहाँ पे उस तरह कोई सिर्फ आप लोग थे, कोई नुमाइंदा नहीं था? नहीं, और हर कंट्री से था, हर कंट्री से था। आई डोंट नो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है।
हाँ ऐसा ही हमारे है। मसाइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोग ज़्यादा बिजी मसले रहते हैं, एक दूसरे को किसी को जेल में जाना पड़ता है, किसी को अदालत में जाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि जो आपने चैट जीपीटी की बात की, थोड़ा सा टॉपिक से हटते हैं। सो आपने कहा कि पाक जीपीटी है, सो आपकी पाक जीपीटी में वो पाकिस्तान वाले मसाइल हैं, लोड शेडिंग वाले मसाइल, वो क्या कहते हैं स्नैचिंग वाले मसाइल, क्या उसमें ऐसा मसला नहीं है? नहीं हमने इसको कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और इस तरीके से बनाए। बिल्कुल आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि लोड शेडिंग क्यों होती है, पाकिस्तान में कितना लोड शेडिंग का रेशियो और ये सब, तो वो आपको बता ज़रूर देगा, लेकिन ऑब्वियसली हाँ उसमें मसाइल नहीं है। मौजूदा 2025 तक का डाटा है उसके पास जी 2025 तक का डाटा है उसके पास। हाँ बिल्कुल, हम वीकली अपडेट करते रहते हैं। जो लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, हम उनसे पूछते हैं कि किस चीज़ का वो जवाब आपको नहीं दे रहा इस तरीके से, तो वहाँ पे हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, तो हम वहाँ पे फिर उनसे वीकली अपडेट्स लेते रहते हैं और फिर हम उसमें वो डाटा इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ऑनलाइन नहीं पड़ा हुआ होता तो हम मैन्युअली उस डाटा को बना के उसमें डाल देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी Thank तरह you से so काम much, करते Farah. Thank you रहिए। so और आपका जो काम है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बड़ी फख्र एजाज़ की बात पाकिस्तान है आप, और फख्र बीइंग अ पाकिस्तान। इतना बड़ा काम करना बिल्कुल ऐसे, और We इतने are so proud of you. दूर दराज Thank के you. इलाके बिल्कुल। से आप आई हैं और पूरे पाकिस्तान में अपना नाम रोशन कर रही हैं। फरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, you so much for फॉर joining जॉइनिंग us. अस। सुबह की सोच में आपने वक्त दिया। ख़वातीन व हज़रात, फ़रा की बातें भी आपने सुनी, फ़रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम फ़रा को भी चाहेंगे कि ये भी सैर करें। और आप वैसे बाबू सर टॉप तो आप भी गई होंगी? नहीं अभी तक नहीं मुझे गई? वैसे ट्रैवलिंग का इतना कोई खास शौक नहीं है। इनको शौक नहीं है ट्रैवलिंग का, लेकिन बाबू सर टॉप पाकिस्तान में सब जानते हैं कि बाबू सर टॉप एक ऐसी जगह है जो कि एक संगम में मौजूद है, एक तरफ गिलगित है, एक तरफ केपीके है। सो बाबू सर टॉप की सैर करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है फरीद चौधरी साहब, वो आपको बताते हैं कि बाबू सर टॉप कैसे है। जी, मैं खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के संगम पर वाक़या बाबू सर टॉप पर इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्याह मौजूद हैं। इन स्याहों से यहाँ के जो कुदरती नेचुरली ब्यूटी थी या खूबसूरती थी उसके बारे से बात करेंगे कि यहाँ पर जो खूबसूरती थी वो कैसे ख़त्म हो गई और इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। मिलते हैं हमारे साथ एक स्याह हैं जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। ये मैं तकरीबन 5वीं बार आया हूँ बाबू सर टॉप पर। अभी जो मैंने चेंजिंग देखी है बाबू सर टॉप के ऊपर, ये आई डोंट बिलीव दिस, ये बहुत चेंजिंग कर दी गई है। यहाँ पर एक ऐसा माहौल था पहले का, कुदरती माहौल था। यहाँ पर एक आते तो लगता था कि बाबू सर टॉप पर आए हम। आज हम यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि क्या, ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, ये जगह जगह कब्ज़ा माफिया आ गई है। इसकी खूबसूरती को जो है ख़त्म कर दिया गया है। अब बाबू सर टॉप पे क्यों आता लोग आते हैं बाबू सर टॉप के ऊपर एंजॉय करने के लिए, ऊपर मौसम देखने के लिए, मौसम एंजॉय करने के अंदर हरियाली देखने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि पूरी चारों तरफ से जो है माफिया ग्रुप ने घेर ली है। मज़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्क में आ गए अपन, या किसी उसके अंदर आ गए अपन। इसका टिकट लेते हैं अपन रानी बाग का, उसके अंदर आ गए अपन, चिड़ियाघर में आ गए जी, जगह जगह पूरे करे बना दिए जी। अब आप देखें जी, ये बोर्ड बाबू सर टॉप का सबसे पहले क्या मैंने आपको दिखाएगा, या आए बाबू साहब की तस्वीर लेंगे लोग, आए बाबू सर टॉप तक पहुँचे थे। चेयर लिफ्ट है, पहाड़ देखना बड़े बड़े दो। ये मेरी हुकूमत इल्तिजा है कि ये पहाड़ जो है चेयर लिफ्ट बनाई जाए, चेयर लिफ्ट बनाई जाए और एक लंबी चेयर लिफ्ट बनाई जाए अच्छी करके, कि आवाम यहाँ पर आए और इन्जॉय करे बाबू सर टॉप को। बस मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बाबू सर टॉप के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और इसको सेट किया जाए। जो माफिया ग्रुप यहाँ पर आई हुई है, छाई हुई है, इसको ख़त्म किया जाए। मैं सेम से बिलोंग करता हूँ, कश्मीर से। तो हम आए हुए हैं, तो पहले काफ़ी दफ़ा आए थे, अभी इसके दफ़ा तो ये दिक्कतें लगी हुई हैं, जो खूबसूरती वगैरह थी तो वो ख़त्म हो गई। हम बलूचिस्तान वालों से यही अपील करते हैं, भाई इन बेकवारों को जो है ना ख़त्म किया जाए, सब कुछ ख़त्म, निज़ाम अच्छा बनाया जाए ताकि हमें खूबसूरती महसूस होता है, ताकि हम तकरीबन 2000 किलोमीटर आए हैं सफ़र करके, लेकिन हमें कुछ भी खासियत नज़र नहीं आई। कि आने वाले सेवाओं का कहना है कि यहाँ पर जो जिप लाइनें लगी हुई, जगह जगह बड़े टावर लगे हुए हैं और जो दुकानें बनी हुई हैं, जो बाजार बने हुए हैं, इनको ख़त्म करके गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो है यहाँ से ये जो थड़ा फरोश है इनको ख़त्म करके इस कुदरती खूबसूरती को बहाल रखे। और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर सेहत की तरक्की के लिए, सेवाओं के लिए सहूलियात फराहम। तो फरीद चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बाबू सर टॉप पे मौजूद थे और बाबू सर टॉप पे मोटरवे की बात की जाए तो मोटरवे की
आमद के बाद लाहौर से भी आप मरी में 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे में आ सकते हैं, लेकिन कराची से स्टिल आपको 16-17 घंटे लगते हैं। सो कराची वाले जब एक दफ़ा आते हैं तो वो अपना साजो सामान साथ लेके आते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मरी जाना होता है बल्कि कागान नारान की सैर करते हैं, सावात और कालान की सैर करते हैं तक पहुंच जाते हैं। और बाबूसर टॉप तक पहुंचना, अच्छा बाबूसर टॉप तक पहुंचना तो नथिंग, लेकिन बाबूसर टॉप के बाद एक अलग ही दुनिया स्टार्ट होती है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, जिसमें हुंजा है, जिसमें स्कर्दू है, जिसमें आप खुंजरात तक जा सकती हैं, जहाँ से हमारी बहन आई है ना फरा, वहाँ तक आप जा सकती हैं और उधर से होते हुए आप चाइना भी जा सकती हैं। सो ये तमाम तर जो सफ़र है ये बाबूसर टॉप से होते हुए होता है। और ख़वातीन वज़ात, आज की जो सुबह की सोच है हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी होती है। हमने सोशल स्टोरीज़ पे बात की, उसके बाद मुल्क की सियासत के ऊपर बात की, फिर हमने इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात की। जो इंडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्हीं के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा भी अभी हमने बाबूसर की भी आपको सैर करवाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सुबह की सोच पसंद आई होगी। तो सर डिफरेंट ज़रूर थी रिदा के साथ। मुझे रिदा को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।